हेलो। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? तो ठीक है, आप बैठ जाइए। और आज हम बात करेंगे प्रियम्बल की, प्रस्तावना की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रियम्बल की। प्रस्तावना की बात करेंगे। तो प्रस्तावना को अगर कहें तो प्रस्तावना क्या कहता है कि हम भारत के लोग भारत को भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की जो गरिमा है और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और करते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना की है, जो कि आपने एनसीईआरटी वगैरह की बुक पे लिखा देखा होगा। इसमें लिखा रहता है पहले पेज पे, सॉरी सेकंड पेज पे, या फिर सबसे लास्ट में लिखा रहता है। ठीक है। तो क्या हमको प्रस्तावना याद होना जरूरी है? तो हमको प्रस्तावना याद होना ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में प्रस्तावना बिल्कुल ऐसे लिखने के लिए नहीं पूछी जाएगी कि आपको प्रियम्बल याद है या नहीं है। लेकिन जो इसमें जो टर्म यूज की गए हैं, जैसे कि हम भारत के लोग, तो इसका क्या मतलब है? जैसे कि प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो इनका क्या मतलब है? समानता कितने प्रकार की दी गई है, न्याय कितने प्रकार के दिए गए हैं, जैसे कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई। इन शब्दों का मतलब क्या है और इन शब्दों की जो क्रोनोलॉजी है, मतलब जो इसका क्रम है, वो कौन सा क्रम है, और जो ओरिजिनल प्रियम्बल थी उसमें कौन कौन से शब्द थे, और जो हमारे प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा कुछ शब्द जोड़े गए थे, वो कौन कौन से शब्द इसमें जोड़े गए हैं। तो उन सबको एक एक करके देखने की कोशिश रहेगी। एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते रहे। तो प्रस्तावना को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका फिलोसफिकल बेसिस है, जो इसका दार्शनिक आयाम है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो किसी भी संविधान में अगर मैं ये कहूं कि क्या किसी संविधान में प्रस्तावना का होना जरूरी है, मतलब क्या प्रस्तावना किसी संविधान में रहेगी तभी वो संविधान अच्छी तरीके से काम करेगा? तो उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं है। किसी संविधान में अगर प्रस्तावना नहीं भी है तो ये संविधान कार्य करेगा। लेकिन अगर किसी संविधान में प्रस्तावना दी हुई है तो उससे हमको एक आइडिया मिल जाता है कि संविधान को किस तरह से गाइड करना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह से समझना पड़ेगा। अगर हमें संविधान के किसी पहलू को समझने में दिक्कत आती है तो हम प्रस्तावना की तरफ मूव करते हैं। प्रस्तावना में देखते हैं कि उसके क्या क्या आयाम दिए गए हैं और वो किस प्रकार से हमको नियमित करना है। ठीक है, कितना आगे समझ में? तो अगर इसकी बात करते हैं, इसके जो फिलोसफिकल बेसिस की बात हम कर रहे थे, तो किसी भी लिखित संविधान में प्रस्तावना का होना आवश्यक नहीं है, परंतु एक परंपरागत रूप से यह प्रस्तावना किसी भी संविधान में रहती है। यह संविधान के प्रील्यूड मतलब प्रकथन की तरह है। इसमें संविधान का दर्शन और इसमें सार निहित होता है। मतलब इसमें इसकी प्रस्ताव, मतलब जो संविधान रहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी समरी इसमें दी गई होती है। उसकी समरी को मतलब बताने कि किस तरह से संविधान कार्य करना उसको बताता है। अब देखते हैं कि सिग्निफिकेंस या इंपोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। तो मैं इसमें क्वेश्चन अगर आता है कि संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना है उसका संविधान के लिए क्या महत्व है, या आपके लिए क्या महत्व है, या भारत के लिए क्या महत्व है, तो उसके लिए एक चर्चा कर लेते हैं। तो ये बताता है, एक हेडिंग डाल लेंगे, सिग्निफिकेंस या इंपोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि यह लोगों के
यह भारत के लोगों की सर्वोच्चता को सिद्ध करता, घोषित करता है। क्योंकि जब प्रस्तावना को हम पढ़ते हैं तो प्रस्तावना के जो स्टार्टिंग वर्ड्स हैं, जो प्रारंभिक शब्द है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग, तो यह संविधान में दर्शाता है कि जो संविधान भारतीयों पर किसी विदेशी शक्ति के द्वारा थोपा नहीं गया है, बल्कि भारत के लोगों ने, अपने ही लोगों ने अपने ही लिए एक संविधान को क्या किया है, बनाया गया है। ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि यह दूसरी इसकी जो सिग्निफिकेंस है, पहली सिग्निफिकेंस तो ये होगी कि यह सर्वोच्चता घोषित करता है, और दूसरी सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं तो यह भारत के लोगों की आकांक्षाओं को, यह भारत के लोगों की आकांक्षाओं को क्या करता है, निहित करता है। जैसे कि एक शब्द लिखते जाएंगे मेरे साथ साथ, जो शब्द जो टर्म्स है उनकी क्रोनोलॉजी लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे संप्रभुता, सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, लिबर्टी के बाद देखते हैं इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब समानता, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब बंधुत्व या भाईचारे की बात करते हैं, और डिग्निटी, गरिमा, यूनिटी, एकता एंड इंटीग्रिटी, अखंडता। तो ये इसकी विशेषता है। और जो थर्ड नंबर की इसकी विशेषता लिखना चाहे तो इसमें लिखेंगे कि यह उस तिथि की भी जानकारी देता है जिस दिन इसको संविधान सभा ने अंगीकृत किया था। जैसे कि इसमें लिखा है 26 नवंबर 1949 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। अब बात करते हैं कि इज द प्रेम्बल ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक डिबेट है कि क्या प्रस्तावना उस संविधान का भाग है। हेडिंग डालेंगे इज द प्रियम्बल ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या संविधान, सॉरी, क्या प्रस्तावना जो प्रियम्बल है वो संविधान का भाग है या नहीं है। तो इसमें हमको डिबेट करने से पहले कुछ दृष्टिकोण है, दो दृष्टिकोण है, उनको समझना होगा। एक कौन सा परंपरागत दृष्टिकोण है, एक कन्वेंशनल व्यू है, दूसरा कौन सा, दूसरा मॉडर्न व्यू है। तो कन्वेंशनल व्यू इसको हम दो पार्ट में कर लेते हैं। कन्वेंशनल व्यू और मॉडर्न व्यू। जो कॉन्वेंशनल व्यू है, जो पारंपरिक दृष्टिकोण है, यह कहता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, क्योंकि इसमें जो पेज नंबर है वो लिखे हुए हैं, तथा इसे संविधान के क्या मतलब तथा संविधान इसके बिना भी, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, जो कन्वेंशनल व्यू की इसके करेक्ट करूंगा। तो ये कन्वेंशनल व्यू कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।
ठीक है, क्योंकि इसमें पृष्ठ संख्या नहीं लिखी हो, पेज नंबर इसमें नहीं लिखे गए हैं, और इसके बिना भी संविधान एक सुचारू रूप से कार्य करने के लिए तत्पर रहता है, मतलब कार्य कर सकता है। अगर प्रस्तावना नहीं नहीं भी होगी किसी संविधान में, या हमारे संविधान की ही बात करें, भारतीय संविधान में अगर प्रस्तावना नहीं भी होगी तो संविधान ऐसा नहीं है कि जो कार्य करना छोड़ देगा। ठीक है, या अच्छे तरीके से लागू नहीं किया जाएगा। तो ये व्यवस्था दी सुप्रीम कोर्ट ने एस आर बोम्मई केस में। केस का नाम लिख लेंगे, ईयर है इसका 1994। इसमें दी गई कि जो प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न व्यू है, मॉडर्न व्यू क्या कहता है, मॉडर्न व्यू इस बारे में थोड़ी अलग अपना दृष्टिकोण रखता है। मॉडर्न व्यू कहता है कि संविधान सॉरी जो प्रस्तावना है वो प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न अंग है, और क्योंकि जो प्रियम्बल है इसे ठीक उसी प्रकार से इसमें शामिल किया गया है जैसे कि संविधान में अन्य पहलुओं को शामिल किया गया, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया है या फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया, तो उन्हीं प्रावधानों के अकॉर्डिंग इसको भी प्रियम्बल को भी संविधान में शामिल किया गया है। प्रस्तावना में संविधान का दर्शन निहित होता है, और किसी प्रावधान को समझने में अगर कोई दुविधा उत्पन्न होती है तो हम प्रस्तावना की तरफ मूव करते हैं, हम प्रस्तावना को देखते हैं। तो यह व्यवस्था या ये दृष्टिकोण जो दी थी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था केशवानंद केशवानंद भारतीय मामले 1973 में। इन्होंने कहा कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। तो अगर हम इसके एक निष्कर्ष पर पहुंचे तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि बम्बई मामले में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं बताया है, जबकि केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग बनाया, अभिन्न अंग बताया। यहीं से क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, अमेंडमेंट इन द प्रियम्बल। जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना में अब तक जो संशोधन किए गए उनकी बात कर लेते हैं। तो एक हेडिंग डाल रहे हैं, अमेंडमेंट ऑफ द प्रियम्बल। तो प्रस्तावना में संशोधन जो किया गया था वो किया गया 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। जो ओरिजिनल प्रियम्बल में जो शब्द थे वो कौन कौन से थे, वो संप्रभु थे, सॉवरेन थे, लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक, और गणराज्य रिपब्लिक, और एकता यूनिटी शब्द। तो इसमें तीन शब्दों को जोड़ा जाता है। वो तीन शब्द कौन कौन से हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक है सोशलिस्ट, समाजवादी, दूसरा है सेकुलर पंथ निरपेक्ष, और जो लास्ट शब्द है वो क्या है, वो इंटीग्रिटी, एकता, एकता और अखंडता को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात करते हैं। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात करते हैं। तो जो अब इतना तो हमने समझ लिया कि कौन कौन से शब्द इसमें जोड़े गए थे और प्रस्तावना को हमारे लिए क्या क्या महत्व है। अब बात करते हैं जो प्रस्तावना में जो वर्ड दिए गए हैं इन वर्ड का क्या मतलब है। जैसे कि संप्रभु है, सॉवरेन शब्द दिया गया, तो इस सॉवरेन शब्द को क्या मतलब है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सॉवरेन शब्द के बारे में बात करते हैं, संप्रभु के बारे में बात करते हैं। तो संप्रभुता दो तरह की होती है। कौन कौन सी भैया, एक तो आंतरिक होती है, एक तो इंटरनल, और जो दूसरी होती है एक्सटर्नल।
अब आपको समझना होगा कि इंटरनल का मतलब क्या है और एक्सटर्नल का मतलब क्या है। कि इंटरनल का मतलब है कि राज्य का कानून राज्य के क्षेत्र में रह रहे सभी लोगों पर और संस्थाओं पर लागू होगा। और जो एक्सटर्नल का मतलब है कि राज्य बिना किसी बाह्य दबाव के अपनी विदेश नीतियों का निर्धारण कर पाएगा। कि जैसे भारत है, भारत अपनी विदेश नीतियों का निर्धारण खुद कर पाता है। तो भारत जो एक सही मायनों में एक संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है। तो संप्रभु का मतलब हो गया है। संप्रभु का मतलब अगर मैं लिखूं सिंपल शब्दों में, सुप्रीम डिसीजन सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर होती है संप्रभु का मतलब। ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड कौन सा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैपिटलिज्म। पूंजीवाद की बात करते हैं। तो पूंजीवाद का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। तो पूंजीवाद का मतलब है कि उत्पादन और जो वो उत्पादन का आवंटन होगा वो निजी हाथों में होगा। पूंजीवाद उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। और उदारवाद जो है, लिवरेज जो शब्द है वो लिवर शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। ठीक है। उदारवादी एक पुलिस राज्य की परिकल्पना करते हैं जिसका कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है। और यह एक न्यूनतम राज्य की परिकल्पना है जिसके अंतर्गत यह कहा जाता है कि वह राज्य सबसे अच्छा होता है, जो राज्य सबसे श्रेष्ठ है जो सबसे कम शासन करता है। ठीक है। तो कैपिटलिज्म की बात हो रही है। अब बात करते हैं सोशलिज्म की, क्योंकि हमारे संविधान में सोशलिज्म वर्ड आया है। समाजवाद। सोशलिज्म की बात करते हैं तो समाजवाद में क्या होता है कि उत्पादन और आवंटन राज्यों के हाथों में। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें साधारण शब्दों में, तो उत्पादन तथा आवंटन के माध्यम से के माध्यम जो रहेंगे उन पे स्टेट का क्या रहेगा, स्टेट का अधिकार रहेगा, राज्य का स्वामित्व रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता अनुसार कार्य लिया जाएगा और उसके कार्य के अनुसार उसको वेतन दिया जाएगा। ये समाजवाद कहता है। और मार्क्स का यह विचार था कि समाजवाद के अंतर्गत भी जो आर्थिक समानता है वो संभव नहीं है। मार्क्स ने यह मानना था कि समाजवाद एक स्थायी समय काल होगा, उसके बाद क्या होगा, समाजवाद के दौरान धीरे धीरे सभी लोग क्या हो जाएंगे, मजदूर बन जाएंगे और एक वर्ग ही समाज की स्थापना होगी। इसी को मार्क्स ने क्या किया, इसी को कम्युनिज्म कहा, समाजवाद सॉरी साम्यवाद कहा। तो साम्यवाद क्या है, साम्यवाद को भी एक बार समझ लेते हैं। साम्यवाद को समझने के लिए क्योंकि एक क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी होगी इसमें। क्या होगी, क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी होगी। उत्पादन तथा आवंटन पर समुदाय का नियंत्रण रहेगा और सभी व्यक्तियों की उनकी क्षमता अनुसार कार्य किया जाएगा और उनकी आवश्यकता अनुसार उनसे सॉरी उनकी आवश्यकता अनुसार उनको क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, उनको सैलरी दी जाएगी, उनका पारिश्रमिक दिया जाएगा। क्या बात करते हैं डायमेंशन ऑफ इंडियन सोशलिज्म की, कि भारतीय समाजवाद के आयाम क्या क्या है। तो एक हेडिंग डालेंगे, डायमेंशन ऑफ इंडियन सोशलिज्म। तो भारतीय समाजवाद के आयाम क्या है। तो भारतीय समाजवाद की पीटी के लिए इंपोर्टेंट है। इसमें हमने देखी सबसे पहले मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था या कि लोकतांत्रिक
या इसको क्या बोलते हैं, फेबियन भी बोलते हैं, फेबियन समाजवाद। और इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या था? जो लोकतांत्रिक या फेबियन समाजवाद है, इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक तरीकों से, जैसे कि संसदीय कानूनों के माध्यम से भारतीय समाज में समाजवाद की अवधारणा को लागू किया जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि एक ऐसे समाज की स्थापना करना जिसमें अमीरों के बीच में और गरीबों के बीच में जो विभेद है, जो उसमें अंतर होता है, वो कम से कम हो। ऐसे समाज की स्थापना करना, समाजवाद का मतलब यही होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक ऐसे समाज की, एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें अमीरों तथा गरीबों के मध्य अंतर कम हो। ठीक है, तो ये तो हो जाता है ये। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म पंथ निरपेक्ष की बात करेंगे हम। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं, राज्य की धार्मिक तटस्थता, मतलब रिलीजियन न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं हम। तो पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्षता में अंतर क्या है? तो जब भारतीय संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी थी वो अंग्रेजी में थी, लेकिन जब उसका हिंदी अनुवाद किया जाने लगा तो जो वेस्टर्न थी, तो वेस्टर्न में सॉरी धर्म निरपेक्षता के आधार पर तो इसका तो 42वें प्रस्तावना में सेकुलर शब्द जोड़ा गया। तो इसमें क्या किया कि हिंदी अनुवाद पंथ निरपेक्षता किया गया, ताकि जो वेस्टर्न कंट्री थी उनके उनमें जो धर्म निरपेक्षता है उससे भारतीय धर्म निरपेक्षता की भिन्नता का संकेत मिल सके, क्योंकि वहां की धर्म निरपेक्षता और हमारे यहाँ की पंथ निरपेक्षता में कुछ आयाम ऐसे हैं जो कि अलग अलग हैं। उनकी बात करते हैं। तो जो पाश्चात्य देशों में प्रयोग में लाए जाने वाले धर्म निरपेक्षता के निम्नलिखित आयाम है, कौन कौन से आयाम है? वो है कि राज्य धार्मिक विश्वास या उपासना और संस्थाओं से कोई सरोकार नहीं रखेगा, और राज्य किसी विशेष धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होगा, और राज्य का आधिकारिक रूप से कोई भी धर्म नहीं होगा, कि ना तो वो हिंदू राष्ट्र होगा, ना ही वो मुस्लिम राष्ट्र होगा। और राज्य सभी नागरिकों के अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान करेगा, और राज्य किसी विभिन्न संप्रदाय के बीच के लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करेगा, कि ये एक विभिन्न समुदाय के लोग हैं तो इनसे इस मुद्दे पे भेदभाव किया जा सकता है, तो ऐसा राज्य नहीं करेगा। ये तो हो जाता है पंथ निरपेक्षता की बात। तो अगर इसकी गांधीयन व्यू की बात करते हैं तो गांधीयन व्यू क्या कहते हैं? ये कहते थे सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। सर्वधर्म सर्वधर्म सिद्धांत, सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत की बात करते हैं, सभी पंथों का सह अस्तित्व की बात करते हैं। ठीक है, भारत के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता का एक कानूनी आयाम भी दिया गया है, जैसे कि आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है?
आर्टिकल 15 क्या कहता है कि राज्य के नागरिकों के बीच धर्म और अन्य कुछ आयामों के आधार पर विभेद करने से प्रतिबंधित करता है। वही आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 ये क्या कहता है कि राज्य को सरकारी नौकरियों में धर्म तथा कुछ अन्य आयामों के आधार पर भेदभाव करने से प्रतिबंधित करता है। तो ये कौन से आयाम की बात कर रहा हूं मैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत जो धर्मनिरपेक्षता को लेकर एक कानूनी आयाम दिया गया है उसके बारे में चर्चा कर। और जिसका आर्टिकल 25 से अर्थ है, आर्टिकल 25 से 28 तक विधि दिए गए हैं कि देश में रह रहे सभी लोगों को मौलिक अधिकार के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, उनका अधिकार प्रदान किया गया है कि वो आप किसी भी धर्म का आप मान सकते हैं। ठीक है। वहीं आर्टिकल 326 में देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार प्रदान किया गया, राइट टू वोट प्रदान किया गया कि आप किस धर्म से हैं, किस जाति से, किस कास्ट से, ऐसा कोई मतलब नहीं है उससे, अगर आपके पास आपका वोटिंग राइट है। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये धर्मनिरपेक्षता के आयाम है। अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो धर्मनिरपेक्षता के आयाम है उनको व्याख्यात कीजिए और उनको वर्णित कीजिए, तो आप आर्टिकल 15, 16 और आर्टिकल 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई उसको मेंशन कर सकते हैं। और आर्टिकल 324 के आधार पे आर्टिकल 326 जो कि राइट टू वोट है उसके आधार पे इसको अपनी बातों को जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बोलते हैं लोकतंत्र। ये आपको पता होगा दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? डेमोस और क्रेटिया। इसका मतलब होता है रूल और डेमोस का मतलब होता है पीपल्स। तो कुल मिला के इसको कह सकते हैं रूल ऑफ द पीपल। सरकार के रूप में या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार का तात्पर्य क्या है? निम्नलिखित बातों से कि सरकार जो लोगों के द्वारा निर्वाचित हो, निश्चित समय अवधि के बाद क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बहुसंख्यकों का शासन हो लेकिन अल्पसंख्यकों की जो माइनॉरिटी है उनके जो अधिकार है, जो उनके हित है उनका संरक्षण किया जा सके, और एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व होना चाहिए। ठीक है। तो वो डेमोक्रेसी की कंडीशन है ये सब। डेमोक्रेसी हम पढ़ लिया, इसके साथ हम डिक्टेटरशिप भी पढ़ लेते हैं। वही कहते हैं ना कि हमारा डिक्टेटर बन रहा है, डिक्टेटरशिप हो गई है। इसको हिंदी में बोलते हैं तानाशाही। डिक्टेटरशिप को क्या बोलते हैं? तानाशाही बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है? इसमें राजतंत्र होता है भाई, राजतंत्र होता है, एक दलीय व्यवस्था होती है, सैन्य शासन, सैन्य शासन के बाद गया कि व्यक्ति का शासन। ठीक है। ये होता है डिक्टेटरशिप में, डेमोक्रेसी में। अब बात करें, सॉरी, डिक्टेटरशिप तानाशाही में, डेमोक्रेसी कह रहा हूं। हम बात करें थे डेमोक्रेसी की, तो अपने मेन टॉपिक पे लौट के आते हैं। तो लोकतंत्र जो होता है दो तरीके से होता है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट होता है इसमें शासन में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है, और जो इनडायरेक्ट होता है इसमें प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन हो रहा होता है। इसे हम प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहा जाता है। जो डायरेक्ट होता है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, इसमें हमको चार तंत्र होते हैं। एक तो क्या होता है? इनिशिएटिव,
इनिशिएटिव इसको बोलते हैं पहल। पहल। दूसरा होता है रिफरम। इसको बोलते हैं परिप्रेक्ष्य। इसको बोलते हैं रिकॉल, वापस बुलाना। प्लेबिसाइड, जनमत संग्रह। ठीक है, अब एक एक करके इनकी बात करते हैं। इनिशिएटिव पहल के माध्यम के पहल क्या होता है कि पहल के माध्यम से लोग कानून बनाने की प्रक्रिया की पहल करते हैं, या अन्य साधारण शब्दों में हम कहें सीधे सीधे तो कि कानून बनाने का निवेदन जो देश के लोग होते हैं उन लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, रिफरेंडम परिप्रेक्ष्य के माध्यम से क्या है कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून लोगों के पास स्वीकृति के लिए जाते हैं, लोग उसको क्या करते हैं, स्वीकृत करते हैं। दूसरा क्या रिकॉल है कि लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाते हैं। ये किन्हीं कारणों से उसको वापस बुला सकते हैं। दूसरा क्या, जो फोर्थ नंबर का हो जन्म संघ प्लेबिसाइड का मतलब क्या है कि इसके माध्यम से राजनीतिक महत्व के विषयों पर लोगों का विचार लिया जाता है। लेकिन प्लेबिस जो जन्म संग्रह है उसको कराने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है। पहली क्या है कि भाई एक तो कम जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या कि जो इसमें डाइवर्सिटी का अभाव होना चाहिए, जो विविधता है उसका अभाव होना चाहिए, और लोगों के बीच में जो सबसे लास्ट है कि लोगों के बीच में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर एक जागरूकता होनी चाहिए। ठीक है भाई, तभी तो लोग किसी चीज को समझ पाएंगे ना। तो ये डेमोक्रेसी हो गया। अब बात करते हैं रिपब्लिक की। तो रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य। तो रिपब्लिक का मतलब कि जो राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, राष्ट्राध्यक्ष क्या होगा, निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा। ठीक है, ना कि वंशानुगत होगा। तो बात करते हैं जस्टिस की, न्याय की। तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई। सोशल, तो 3 प्रकार के यहाँ जस्टिस की बात की गई। पहला कौन सा, सोशल। सोशल जस्टिस की बात की गई। सोशल जस्टिस को कहां कहां किया गया, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, और उसके साथ साथ कुछ जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, उसमें इसको मेंशन किया गया है। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस के बाद इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई। तो आर्थिक न्याय की बात की गई आर्टिकल 39 बी में और 39 सी में, जो हमारे फंडा सॉरी डीपीएसपी है, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उनमें बात की गई है। और इसके बाद जो बात की गई पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई, राजनीतिक न्याय की बात की गई। तो राजनीतिक न्याय में कुछ फंडामेंटल राइट्स में बात की गई है, और इसके साथ साथ जो आर्टिकल 326 है, राइट टू वोट है, उसमें बात की गई है, जो मत देने का अधिकार, जो वोट देने का अधिकार उसमें दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद एक थोड़े थोड़े से देख लेते हैं जो एक एक पॉइंट के हैं, इनको भी देख लेते हैं, उसके बाद सेशन को समाप्त करते हैं। जैसे कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें की गई है, आर्टिकल 19(1)
विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19 क्लोज 1 के सब क्लोज ए में दी गई है। और आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 में विश्वास, आस्था तथा उपासना की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। कानून या विधि तथा कानून जो या विधि है वो स्वतंत्रता एक दूसरे के खिलाफ नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता दी गई है, जो प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता दी गई आर्टिकल 15 में प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता दी गई है। और अवसर की स्वतंत्रता आर्टिकल 16 में दी गई है। किसकी? अवसर की, अवसर की स्वतंत्रता दी गई है। और फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? जो फ्रेटर्निटी शब्द भी तो इसमें आया है अभी, तो फ्रेटर्निटी को भी समझ लेते हैं। बंधुत्व की मतलब क्या है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की गई है इसमें। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की गई, वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई, जो G20 का थीम भी है वसुधैव कुटुंबकम, जो इस बार हुई थी कि हम सब लोग एक ही धरती के पुत्र या पुत्रियां हैं। तो ये हमारा हो जाता है सेशन समाप्त, प्रियम्बल हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब जो हम बात करेंगे आगे, वो बात करेंगे पार्ट 1 से, आर्टिकल 1 से लेके चलेंगे। तो तब तक के लिए ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलता है।